हिस्से से दूर बाहरी दीवार के पास एक कोने में बनाई गई ये अनक्सी अल्तमश और जुनैरा की पूरी दुनिया थी। मगर अब अल्तमश को ये दुनिया वीरान लगने लगी थी। इसके ख्वाब बड़े से बड़े होते जा रहे थे। उसने अनक्सी के दरवाजे पर खड़े होकर हवेली की तरफ देखा। बरसों पुरानी ये हवेली आज भी आलीशान महल जैसी थी। जिस कदर खूबसूरत और पुरसुकून ये हवेली थी, यहाँ बसने वाले मकीनों के किरदार उतने ही बदसूरत और जिंदगियाँ बेचैन थी। सबका हिसाब होगा, मेरी माँ के एक एक आंसू का हिसाब होगा। आज के बाद अल्तमश बलोच सबकी नसों में जहर बनकर उतरेगा। अब इस हवेली का हर छोटा बड़ा मकीन अल्तमश बलोच के नाम से भी कांपेगा। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो इस वक्त गहरी नजरें हवेली पर जमाए खड़ा था। धूप की शिद्दत के बाद सुर्ख सफेद रंगत में यकजक सुर्खियां घुल आई थीं। माथे पे बिखरे सुनहरे बालों को उंगलियों की मदद से सेट किया। तीसरी मंजिल की खिड़की पे कोई साया सा लहराया। जैसे ही पर्दा हटा और सामने उभरने वाले चेहरे को देखकर एक फातिहाना मुस्कुराहट उसके अनाबी लबों पर फैल गई। आज रात इनकी बाहों में गुजारी जाएगी। हवेली से बाहर निकलते ही उसका रुख कोर्ट की तरफ था। अदालत में सुनवाई की डेट लेनी थी। बस एक बार मैं माँ को लेकर हवेली के अंदर दाखिल हो जाऊं, उसके बाद इस हवेली की तकदीर बदल कर रख दूंगा। इसके दिमाग का तसलसल हवेली के इर्द गिर्द घूम रहा था, मगर अचानक एक बड़े ट्रक ने इसकी गाड़ी को टक्कर मारी। टक्कर ज्यादा जोर से नहीं लगी थी, बस गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया था। अपने सारे हिस्से बेदार करके तेज दिमाग को चलाते हुए उसने खुद को बचा तो लिया, मगर लम्हे के 1000वें हिस्से में वो ये भी समझ गया ये हमला कोई इत्तेफाक नहीं। तो अब बलोच खानदान इतना गिर गया। मैं भी किन से उम्मीद कर रहा हूँ। इन्होंने पीछे से वार करना ही सीखा है। अगर आज मुझे एक खरोंच भी आई तो मैं इनको ऐसे जख्म दूंगा जिसका कोई मरहम नहीं बना। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो खुद को हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार कर चुका था। गाड़ी फुल स्पीड में घुमाकर वो इस ट्रक की पहुंच से दूर तो निकल गया, मगर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आखिर इसमें भी बलोच खानदान का खून था। मैं इनके साथ जितनी शराफत बरत रहा हूँ, ये लोग मेरे उतने ही सर पर चढ़ते जा रहे हैं। इन्हें लगता है ये 24 साल पुराना वक्त है, मगर नहीं, ये इनकी भूल है। इन्हें लगता है आज भी इनका गुंडा राज चलेगा, मगर अफसोस अब उन्हें बताना होगा ना मैं आदम बलोच हूँ और ना ही इनकी साजिशों का शिकार होने वाला कोई राह चलता। इस पर जानलेवा हमला करवाया गया था, आज तक ऐसा नहीं हुआ था, और अब जब इसने अपने ही खानदान पर केस कर दिया तो इसकी जान को भी खतरा हो गया। ये खानदान मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता है, लेकिन इन्हें नहीं पता मुझे हटाने के चक्कर में ये खुद बर्बाद हो जाएंगे। अल्तमश का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। इसका बस नहीं चल रहा था वो बलोच खानदान के एक एक फर्द की जान ले ले, मगर वो किसी बिलाकसूर इंसान की जान नहीं लेना चाहता था। सिर्फ जानना चाहता था इन सारी साजिशों के पीछे कौन है। वो अदालत क्या और सुनवाई के जल्द तारीख मुकर्रर करवा कर अपना प्लान करता काम सर अंजाम देने के लिए निकल गया। साबरी, निकाह के लिए तैयार हो जाओ। अल्तमश की आवाज़ पर उसने सर उठाया। साबरी खालिद बलोच की बेटी, जिसकी माँ का किसी को इल्म नहीं था। 17 साल पहले एक औरत इस बच्ची को हवेली के दरवाजे पर छोड़कर चली गई। इसका कहना था ये खालिद बलोच की बेटी है और इसकी औलाद ही वो ही पालेगा, क्योंकि इस बच्ची की माँ को खालिद बलोच ने तलाक दे दी थी और तलाक के बाद उसे अपनी ज़िंदगी शुरू करने का पूरा हक था। नई जिंदगी शुरू करने के लिए वो खालिद बलोच की हर याद खुद से दूर कर देना चाहती थी, इस बच्ची को भी। खालिद बलोच उस लड़की को लेकर अंदर चला गया और तमाम हवेली वालों से कहा कि ये उसकी बच्ची है और आज के बाद उसी के साथ रहेगी। इसीलिए साबरी उस दिन के बाद हवेली वालों के रहम करम पर पली थी। ये निकाह जायज़ नहीं है। वो चीख उठी, मेरे अब्बू और ताया तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कैसे जायज़ नहीं है? अल्तमश के सुकून में कोई फ़र्क नहीं आया। वो आराम से आकर उसके सामने बैठ गई। मैं अभी बालिग नहीं हूँ। साबरी ने डरते डरते उसकी तरफ देखा। शरई तौर पर जिस दिन लड़की को हैज़ आना शुरू होता है वो उसी दिन बालिग हो जाती है। कानूनी तौर पर लड़के की शादी की उम्र 18 और लड़की की 16 साल है। अगर मैं सही हूँ तो तुम इस वक्त 17 साल 2 महीने 13 दिन की हो, तो तुम मेरी मालूमात में इजाफा करो। ये निकाह किस पहलू से जायज़ नहीं है।
इसमें मेरी मर्ज़ी शामिल नहीं है, मेरे घर वाले मौजूद नहीं हैं, आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वो दोबारा रोने के दर पे थी, तो इसमें बुराई क्या है? पाकिस्तानी 95% शादियाँ बिना लड़की की मर्ज़ी की होती हैं। घर वालों की मर्ज़ी निकाह के बाद खुद शामिल हो जाएगी। अगर तुम निकाह नहीं करना चाहते तो फिर चलो, ऐसे ही ठीक है। कहाँ आप मुझे घर छोड़ कर आ रहे हैं? सावरी का दिल खुश हो गया। नहीं, बिना मेरा काम पूरा हुए तुम्हें घर छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिस्तर पर चलते हैं, बाहमी मुलाकात करते हैं। मुझे तुमसे ख़ानदान का वारिस चाहिए। तुम्हें तो पता होगा खानदानी वारिस के लिए हवेली में कितने फसाद होते हैं। अब खानदान का छोटा बेटा वारिस लाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है, मगर कामयाब नहीं हो पा रहा। तो खानदान के बड़े पोते का भी कुछ फर्ज बनता है। अब मुझे ही कोशिश करनी होगी। सावरी को अब सही मानों में खल्क खुश्क हुआ था। ये गुनाह है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं करते। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। कोई है, मुझे बचाओ, कोई है। खौफजदा नजरों से अल्तमश को देखते हुए उसने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। पुरसुकून बैठा कुछ देर वो उसे देखता रहा, जिसका बस नहीं चल रहा था कैसे भी यहाँ से दूर चली जाए। उसे बिन पाने की मछली की तरह तड़पते देख जैसे अल्तमश को सुकून मिल रहा था। फिर वो अपनी जगह से उठा और सावरी का बाजू पकड़कर बेड पर धक्का दे दिया। नहीं, आप मेरी इज्जत लूट रहे हैं, ये आपको जेब नहीं देता। अल्लाह का कहर नाजिल होगा, आप किसी बाजारों औरत को ले आए, मगर खुदा के लिए मेरी इज्जत का पास रख लें। वो इसके सामने दोनों हाथ जोड़कर रो दी। बाजारों औरत के पेट से बलोच खानदान का वारिस नहीं आ सकता। ये तो बलोच खानदान की ही किसी लाडली के बदन से आएगा। शर्ट के बाजू फोल्ड करता वो बेड पर आ बैठा। सावरी अपनी जगह से खिसक कर बेड के दूसरी तरफ से उतर जाने का इरादा रखती थी, मगर अल्तमश ने इसके दोनों पांव पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। इसका दुपट्टा गले से उतार कर सावरी की दोनों कलाइयों को एक ही मुट्ठी में जकड़ा। अगर निकाह कर लेते तो ये सब कुछ इस तरह नहीं होता। अल्तमश ने ये बात ऐसे कही जैसे उसे इस बात का बहुत अफसोस हो, मगर आंखों से एक वहशत सी टपक रही थी। नहीं, सावरी ने नफी में सर हिलाया। गलत है, बहुत गलत है। मैं जानती हूँ आप सिर्फ मुझे डरा रहे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। वो आंखों में डूबता यकीन लिए इसकी तरफ देख रही थी कि शायद वो इसके यकीन पर हामी भर दे, मगर नहीं, इसके सीने में शायद दिल नहीं कोई पत्थर था। इसीलिए वो सावरी के किसी बात पर यकीन पर पूरा नहीं उतरा। मैं सिर्फ इतना चाहता था, हमारे दरमियान जो ताल्लुक बने वो निकाह की बुनियाद पर बने। लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहती, तो मुझे ये हराम ताल्लुक ही जोड़ना पड़ेगा। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, इसके बावजूद भी हमारा जो बच्चा होगा मैं उसे अपना और अपने ख़ानदान का नाम लूँगा। वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, क्योंकि वो मेरा वारिस होगा। अल्तमश ने सर्द लहजे में कहकर उसकी गर्दन में अपना सर छुपाया। इसके दहकते होंठों की गर्दिश जब अपनी गर्दन पर महसूस हुई तो सावरी का दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। पूरे बदन में सा दौड़ गया। छोड़ दे मुझे, ये गुनाह है, ये गलत है, आप गुनाह कर रहे हैं। वो जोर जोर से चीखने लगी। आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे, मगर वो अपने अमल में जारी रहा। इसे भला कहाँ फर्क पड़ने वाला था? जिसके सीने में सिवाय नफरत और आग के आज तक कुछ न रहा हो, वहाँ सावरी के चंद आंसू जाया थे। गर्दन से होती इसकी शिद्दतें जब सावरी के सीने तक आई तो इसका दिल मानो हलक में ही कहीं अटक गया हो। नहीं, प्लीज रुक जाएं। पल भर में ही वो फैसला कर चुकी थी, निकाह कर ले मेरे साथ निकाह कर ले। आप इस गुनाह के मर्तकब होना चाहते होंगे, लेकिन मैं नहीं होना चाहती। मुझे ये गुनाह नहीं करना। जानते बूझते अगर मैं ये गुनाह करूंगी तो खुदा मुझसे नाराज हो जाएगा। वो इस कदर बेतहाशा रो रही थी कि अल्तमश को अपना अमल जारी रखना मुहाल हो गया। खामोश नहीं रह सकती, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। वो यकदम इतने जोर से दहाड़ा कि सावरी का पूरा वजूद लर्ज़ उठा। मैंने कहा आपको जो करना है आप कर लें, लेकिन पहले मेरे साथ निकाह कर लें। इसकी फरमाइश पर वो अशश कर उठा। तो तब तुम्हारी ये सोच कहाँ मरी हुई थी जब मैं यहाँ बैठकर तुम्हें निकाह की ऑफर कर रहा था? मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे निकाह कर लें। इसके ऊपर से उठकर वो नीचे आया और एक तरफ फेंका। सावरी का दुपट्टा उठाकर इसके मुंह पे दे मारा। इसे सर पर ओढ़, मैं आ रहा हूँ काजी साहब को लेकर। कुछ ही देर में वो काजी को लेकर आ गया और न जाने वो कौन 3 गवाह थे जिनकी मौजूदगी के अंदर सावरी हमेशा हमेशा के लिए अल्तमश की किस्मत में लिख दी गई। वो जानती थी ये कुदरत का कोई फैसला नहीं है और न ही इसके आने वाली ज़िंदगी आसान होगी, मगर गुनाह करने से लाख दर्जे बेहतर था कि वो निकाह करे।
फिर आगे जो होगा वो खुदा देख लेगा। अब अगर ये निकाह ज़िंदगी की जंग थी तो इसे हर हालत में ये जंग करना थी। वैसे भी वो कहाँ मुश्किलों से घबराती थी, उसकी सारी ज़िंदगी ही तो मुश्किल थी। बचपन से लेकर अब तक उसने नफ़रत ही तो सही थी, और अब अगर अल्तमश भी उसे नफ़रत का निशान बनाने जा रहा था तो भला क्या दूसरों से मुख्तलिफ कर रहा था। सबने उसे इसी तरह तो बरता था। वो जानती थी औरतों को पाँव की जूती समझना बलोच खानदान की रिवायत है, और इसके साथ ये रवैया तो बचपन से हो रहा था। जिसे बलोच खानदान की लाडली समझकर वो उसके पेट से अपना वारिस दुनिया में लाने की उम्मीद कर रहा था कि वो वाकई उस खानदान की लाडली थी। वो खुद की किस्मत पर खुद ही हंसती। बेवकूफ़, उसके चेहरे पर तकलीफ दा मुस्कुराहट थी, आंखों से आंसू जारी थे। इस वक्त अल्तमश कमरे में नहीं था, मगर वो जानती थी चंद मिनटों के बाद ही इसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। ना वो उसके 18 साल का होने का इंतज़ार करेगा और ना ही आज उसकी बख्शिश होगी। इसकी तवक्को के ऐन 20 मिनट बाद वो उसके सामने खड़ा था। सावरी ने नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। जानती थी वही होगा जो इस पर अब जुल्म करने आया है, लेकिन वो अपनी नज़रें तो झुका सकती थी मगर अपने आंसुओं को किसी तौर नहीं छुपा पाई। अल्तमश ने एक नज़र उसे सर झुकाकर खामोश आंसू बहाते देखा। दिल में कहीं उसके लिए हमदर्दी जागी, मगर अपनी पूरी ज़िंदगी याद करके वो हमदर्दी कहीं दूर जा खोई। अगर आज मैंने इसके साथ हमदर्दी बरती तो शायद मैं कमज़ोर पड़ जाऊं और मेरा बदला, मेरा प्लान सब नाकामयाब हो जाए। बलोच खानदान को मिट्टी में मिला देने की मेरी चाहत सिर्फ चाहत ही बन के रह जाए, और ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। खुद को मजबूत करता वो उसकी तरफ बढ़ा। अच्छा फैसला किया है तुमने मुझे से निकाह करके। अब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी अपने निकाह के पेपर सबको दिखा दूंगा, और हो सकता है तुम्हें भी रुसवाई से बचाया। वो जैसे उस पर एहसान कर रहा था। उसका चेहरा ठोड़े से पकड़कर ऊपर करते हुए वो बोला, मगर उसके रूप को देखकर कुछ पल के लिए साकत रह गया। बिलाशुबा वो बेपनाह हुस्न की मालिक थी। बड़ी बड़ी झील सी आंखें जिनमें सुर्ख डोरे थे, टी नमी इन्हें मज़ीद दिलकश बना रही थी। गहरे काले बाल जूड़े की शक्ल में मुकेद थे, मगर हाथापाई में कुछ आवारा लटे निकल कर उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। दूधिया वजूद जो शायद हाथ लगाए मेला हो, भर भरे खूबसूरत गाल। अल्तमश को यकीन था अगर वो मुस्कुराएगी तो उसके गालों में डिंपल पड़ेंगे। गुलाबी पंखड़ी के मानद खूबसूरत नाजुक होंठ जिन्हें देखते ही इन्हें छूने की ख्वाहिश मचलने लगी। छोटी सी सतवान आँख जो कि इसके मुखड़े पर बहुत भली लग रही थी। सुबह पेशानी और एक रोशन दमकता चेहरा। अगर बात उसके सरापे की जाए तो इसका हुस्न किसी को भी दीवाना बनाने की तासीर रखता था। भले वो अभी 18 साल की नहीं थी, मगर उसके भरपूर नुस्वानी हुस्न को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो अभी बालिग नहीं है। खैर जो भी हो, आज उसके हुस्न को महसूस करना अल्तमश का हक था, लेकिन उन सबसे बढ़कर शायद आज उसके हुस्न की नाकदरी की जाएगी ये भी वो जानता था। क्योंकि अगर हालात कुछ और होते और वो उसकी महबूब बीवी होती तो शायद वो इसे खूब सराहता, मगर इस वक्त वो एक जिद और दुश्मन की बेटी थी जिसके साथ रियायत नहीं बरती जा सकती थी, जिसे सराहा नहीं जाने वाला था। वो मासूम शायद आज इबरत का निशान बनने वाली थी, मगर अल्तमश ये सब नहीं सोचना चाहता था। इसीलिए उसके गले से दोबारा दुपट्टा उतार कर ज़मीन पर फेंक दिया। एक बार फिर खुद को बेपर्दा होते देख सावरी ने ज़ोर से आंखें मींच ली। अल्तमश ने अपनी शर्ट निकाल कर ज़मीन पर फेंकी और अब वो पूरे हक से उसके वजूद पर हावी होने के लिए तैयार था। इस बार उसने सावरी के दामन को ऊपर की तरफ ले जाकर कमीज़ निकालना शुरू किया। वो जो खुद को हर अमल के लिए तैयार किए बैठी थी, खुद को बेलिबास होता देख इसका सारा सब्र जवाब देखे, ऐसा नहीं करें प्लीज़। एक बार फिर वो इल्तिजाओं पर उतर आई, मगर अब तो निकाह हो चुका था, रिहाई मुमकिन ही नहीं थी। अल्तमश भी शायद बहरा हो गया था। शर्म से पानी पानी होती उसने अपने वजूद को छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर ये कोशिश नाकाम रही। इसके दोनों हाथों की कलाई को एक ही मुट्ठी में कैद करके तकिए से लगाया और खुद अपने भरपूर वजूद के साथ उसके नाजुक वजूद पर झुकाया। अब अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो यहीं तुम्हारी कब्र बना दूंगा। अल्तमश की सनसनाती सरगोशी सावरी के कानों से टकराई। उसके पूरे वजूद में बर्फ सी ठंडक उतर आई। जैसे ही उसके नाजुक होंठ अल्तमश के अनाबी लबों की गिरफ्त में जकड़ गए तो एक बेचैन लहर पूरे वजूद में फैल गई।
इसके होंठों की नरमाई महसूस कर वो तो शायद दीवाना ही हो गया था। तभी आंखें बंद करके पूरी शिद्दत से उसके होंठों को अपने होंठों में दबाए वो अपनी तृष्णा की मिटाने की कोशिश कर रहा था। ये कैसा सुकून था जो उसके वजूद को महसूस करके हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो प्यासा और सावरी इस प्यास को बुझाने का जरिया, लेकिन वो सावरी का वजूद तो पूरा समंदर था। भला इतनी जल्दी कैसे खुद को सैराब कर सकता था। होंठों से नीचे का सफर करते इसकी शिद्दतें अब गर्दन पर अपने निशाना छोड़ने लगी। वो इसके कौन से अंग को पहले छुए ये शायद खुद नहीं समझ पा रहा था, इसीलिए बेचैन होता कभी होंठ गर्दन तो कभी सीने का सफर कर रहा था। चंद लम्हे पहले तो इरादा दुश्मनी का था, मगर नर्म नाजुक मुलायम वजूद की हरारत पाकर सब भुला बैठा। इस लम्हे तो बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसके वजूद को अपने वजूद में मदगम कर ले। इसीलिए सावरी के वजूद से हर मसनूई पर्दे को उतार कर वो उस पर हावी हो गया। बेशक उसका अंग अंग सराहे जाने के काबिल था। जुबान चुप थी मगर जगह जगह बहकते खामोश होंठ चीख चीख कर जो दास्तान सुनाने की कोशिश कर रहे थे, उससे इस वक्त वो दोनों ही अनजान थे। एक के लिए ये बदला था तो दूसरों के लिए वक्त का गहरा सितम। सीने पर अपनी शिद्दतें लुटाता जब वो नीचे की तरफ जाने लगा तो सावरी की नाजुक लचकीली बल खाती कमर के खम पर रुक गया और सुर्खों सफ़ेद पेट के दरमियान खूबसूरत नाक का गड़ा जिसे अल्तमश ने अंगूठे की मदद से छुआ तो सावरी के सिसकी निकल गई। अल्तमश ने इस मुकाम पर भी अपने लब रखे। बेशक वो एक हसीन मुजस्समा थी जिसे फतह करने का नसीब अल्तमश को मिला था। इसकी नाजुक कमर पर अपनी तशनगी के निशान छोड़कर जब वो नीचे की तरफ आया तो जैसे यकदम इसका दिमाग होश की दुनिया में वापस आ गया। वारिस चंद पलों के लिए वो इस लफ्ज़ को फरामोश कर बैठा था, लेकिन अब उसका दिमाग बेदार हो चुका था। कहर बरसाती नजरें उठाकर उसने सावरी के चेहरे की तरफ देखा जिसका पूरा वजूद सिसक रहा था और वो मुसलसल रो रही थी। अपनी शिद्दतों में वो ये तो बिल्कुल फरामोश कर बैठा था कि सावरी का क्या हाल है, मगर अब इसका ये तड़पता वजूद देखकर सुकून मिला और फिर कुछ ही देर की कोशिशों के बाद वो इसके वजूद में दाखिल हो गया। सावरी की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी, मगर उसे भला कहाँ फर्क पड़ने वाला था। वो जानता था यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, इसकी चीखों पुकार सुनकर कोई नहीं आएगा। वो अभी छोटी है, इसीलिए एक भरपूर मर्द को बर्दाश्त करना उसके बस में नहीं था, लेकिन इसे ये बर्दाश्त करना था। वो कोई पहली लड़की नहीं थी जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। इसे चीखता देखकर अल्तमश ने अपना चेहरा ऐन उसके चेहरे के सामने किया। साबरी के चेहरे पर तकलीफ के आसार साफ वाज़ेह हो रहे थे। क्या हुआ? बहुत तकलीफ हो रही है, वो ठंडे लहजे में साबरी से सवाल करने लगा, जिसका चेहरा हमारे तकलीफ के सुर्ख हो चुका था। प्लीज़ मेरे साथ ये सब कुछ ना करें, ऐसा नहीं करें। वो अभी यही कह रही थी। अच्छा, अगर ये सब नहीं करूँगा तो मेरा वारिस कैसे आएगा? वो इसकी बात का जवाब देने की हालत में नहीं थी, बस रोना ही उसका मकसद बन चुका था। मगर रोने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। सामने मौजूद इंसान के दिल में तो जज्बात ही नहीं थे। फिक्र ना करो, एक बच्चे को दुनिया में लाने के लिए औरत को इस दर्द से गुजरना ही पड़ता है। हर औरत गुजरती है, बस तुम थोड़ा पहले गुजर रही हो। मगर कोई बात नहीं, तुम अल्तमश बलोच की बीवी हो, तुम्हें दर्द सहना आना चाहिए, क्योंकि अब यही तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा रहेंगे। सफ़ाकी से कहता वो बगौर उसके चेहरे के कर्बज़दा तासुरात का जायज़ा लेने लगा। लाल भभूक का होती रंगत उसकी बेतहाशा तकलीफ़ का पता दे रही थी। अल्तमश के शिद्दत भरे मुजाहरे पर वो सर उठाकर तकिए पर पटकती गहरा सांस लेकर अल्तमश ने अपनी मजबूत उंगलियां उसके बालों में फंसाईं और नरमी से सावरी के होंठों को छूते हुए उसकी बेचैनी को तस्कीन में बदलने लगा। रिलैक्स हो जाओ। मगर उसका हचकोले खाता वजूद दर्द में कमी महसूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन शायद अल्तमश के लम्स में कोई जादू था। वो पुरसुकून हो रही थी, मगर आंसू तो शायद आज रात की सौगात बन गए थे। ये नहीं रुक सकते।